वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको लेकर जाते हैं कनाडा की तरफ। जी, कनाडा में नए वजीर आजम ने हलफ उठा लिया है। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्नी ने मुल्क के 24वें वजीर आजम के अहदे का हलफ उठा लिया। मार्क कार्नी की हलफ बर्दारी की तकरीब दारुल हुकूमत ओटावा में हुई। गवर्नर जनरल मैरी सिमोन ने मार्क कार्नी से हलफ लिया, जिसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो के तकरीबन 10 साला दौरे इक़्तिदार का खात्मा हो गया। अब कनाडा के नए वजीर आजम की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या चैलेंजेस होंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कनाडा में मौजूद सहाफ़ी कर रहे हैं अली मुस्तफ़ा, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम उवैस। अली, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मार्क कार्नी जो है, उन्होंने इससे पहले कोई पब्लिक ऑफिस कभी भी नहीं, वो किसी पब्लिक ऑफिस पे नहीं रहे हैं, तो आउटसाइडर कंसिडर किया जाता है उनको पॉलिटिक्स में, तो कैसे वजीर आजम बन गए वो? आउटसाइडर इतने भी नहीं है। इनका बहुत तजुर्बा है फाइनेंस और इकोनॉमीज के साथ। ना सिर्फ ये बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रहे, और स्टीफन हार्पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अंदर इनको मुंतखब किया गया कि वो सरबराही करें बैंक ऑफ कनाडा की। और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इन्हें पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर ओके। तैनात किया गया। तो ये जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक न्यूआंसेस क्या हैं, और इनको पता है। फॉर एग्जांपल, एक फिगरेटिवली कहते हैं ना कि बॉडीज किधर दफन है। हाँ, अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो इसके कुछ और मायने हो जाते हैं, बिल्कुल। मगर मार्क कार्नी और स्पेशली जो पैंडेमिक के बाद चैलेंजेस फेस किए थे कनाडा के अंदर, उसके अंदर भी एक कंसल्टेटिव रोल रहा मार्क कार्नी का। और इस वक्त जब एक तिजारती जंग छिड़ चुकी है अमेरिका और कनाडा के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से, मार्क कार्नी का इस पोजीशन पे आना और इस तरीके से आना, यानी जैसा आप जानते हैं वैस, कोई 1 डेढ़ महीने पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि मार्क कार्नी जी, बिल्कुल। तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वजीर आजम बन जाएंगे कनाडा के। मगर जिस रफ्तार से चीजें चल रही हैं, लग रहा है ज्यादा देर तक इस दौरान या इस मरहले में वजीर आजम ना रहें। ज्यादा देर तक वजीर आजम ना रहे, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। इसको जरा इलाबोरेट करेंगे कि इसकी क्या वजह है? यह कहा जा रहा है कि शायद मार्क कार्नी कनाडा के सबसे मुख्तसर तरीन वजीर आजम की पोजीशन में हो, अच्छा। क्योंकि वो रिकॉल कर रहे हैं पार्लियामेंट। जब ट्रूडो ने अपनी रेजिग्नेशन अनाउंस की, तो उसने पार्लियामेंट रिक्वेस्ट किया गवर्नर जनरल, जो बेसिकली नुमाइंदा होता है बादशाह ब्रितानिया का बरतानिया का, जी। कनाडा के अंदर, उनसे गुजारिश की कि आप पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दें। प्रोरोग से मुराद के मुलतवी कर दें कुछ अरसे तक, जब तक हम अपनी लीडरशिप रेस नहीं कर लेते। इरादा ये था कि जी एक क्रॉसओवर होगा, शायद इलेक्शंस भी डिले हो जाएं, थोड़ा ब्रीदिंग रूम मिल जाए लिबरल पार्टी को। मगर जिस तरीके से मार्क कार्नी ने लिबरल लीडरशिप रेस के अंदर आगे बढ़े हैं, और एक स्वीप किया उन्होंने जी, बेसिकली जो और कैंडिडेट से, जिसके अंदर क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी थी, उनको सिर्फ 8% वोट मिले। तो मार्क कार्नी को जो बैकिंग मिली है, उससे उनमें कॉन्फिडेंस आया है कि वो अब शायद जल्द ही, यानी अगले कुछ 5-6 हफ्ते के अंदर नए इलेक्शंस कॉल हो अच्छा। जाएं ओके। कनाडा के अंदर, जहां पे मार्क कार्नी कोशिश करेंगे कि वो एक मैंडेट के साथ आए जो उन्हें ताकत दे डोनाल्ड ट्रंप से एक तरीके से उसका सामना करने करने के लिए, और एक यूनाइटेड फ्रंट और एक मजबूत पोजीशन कनाडा की आगे देने के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जंग छिड़ गई है और अमेरिका बिल्कुल। कनेडियन रिसोर्सेज और कनेडियन सॉवरेंटी की तरफ अब निगाह डाले हुए है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जो कल उनकी हलफ बर्दारी के बाद पहली तकरीर थी, क्या अहम नुकात उन्होंने उसमें बात की? सबसे अहम जो पहले उनके खिताब के बाद डेवलपमेंट हुई है, वो कार्बन टैक्स। 2019 के अंदर जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत ने, या जस्टिन ट्रूडो ने एक कार्बन टैक्स लगाया था पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। तो अब ऑटोमेटिकली अगर वो कार्बन टैक्स, मेरे ख्याल से 15-16% कार्बन टैक्स लगता है, जी। वो आते ही मार्क कार्नी ने कैंसिल कर दिया है। ओके। ये की डिमांड थी कंजर्वेटिव। मैं जिस तरह बात कर रहा था, अगर आप चले जाएं दिसंबर के महीने में, जब ट्रंप को जीते हुए 1 महीना हुआ था, मगर उसने इक्तदार नहीं उठाया था,
कनाडा के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसके नंबर, और स्पेसिफिकली पियर पॉलिएव कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं, उनके नंबर एक बहुत आगे बढ़ रहे थे पोलिंग के अंदर, प्री पोलिंग के अंदर, और ट्रूडो के नंबर नीचे जा रहे थे। बिल्कुल। मगर जब ट्रंप ने इक्तदार उठाया और इक्तदार उठाते ही उसने कनाडा को धमकियां देना शुरू कर दी और टैरिफ का एक डंडा उसने दिखाना शुरू कर दिया, तो पोल्स के अंदर कंजर्वेटिव के जो नंबर थे वो एकदम नीचे गिरे। और लिबरल्स के अंदर एक डिबेट शुरू हो गया कि जी चलें, ट्रूडो स्टेप डाउन हो गया है, लीडरशिप की बात हुई, और कार्नी की जो इमर्जेंस है या उनका आगे आना ये दिखाता है कि कनाडा की पोजीशन, यानी नंबर्स के तौर के ऊपर तो कनाडा की आबादी सिर्फ 10% है अमेरिका जी। की। कनाडा की इकोनॉमी भी बहुत छोटी है कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका, मगर अमेरिका के पास जो डेट है वो कनाडा के पास नहीं। तो कनाडा वैसे तो एक मेरे ख्याल से आप किस तरह ऐसे कहेंगे, एक कमजोर पोजीशन में नजर आए बजाहिर तौर पे, लेकिन हकीकतन कनाडा मेरे ख्याल से इज इन अ मच बेटर पोजीशन कंपेयर्ड टू अमेरिका टू डील विद दिस ट्रेड वॉर, और ये जो पूरी एक टमल्चुअस और एक केओटिक सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा कर दी है। सही। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि कनाडा से कहा था कि अमेरिका की 51st स्टेट बन जाओ, मार्को रूबियो ने भी कुछ इस तरह की बातें की थी, तो इस हवाले से क्या बात हुई? कोई तकरीर में कहा कुछ मार्क ने? बिल्कुल, उन्होंने डायरेक्टली एड्रेस किया ट्रंप को और कहा कि कनाडा कभी अमेरिका नहीं बन सकता। ये ट्रेड की, इकोनॉमी की बात नहीं है। बुनियादी तौर पे मार्क कार्नी का कहना है कि कनेडियंस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं अमेरिका से, और उसने इशारा फिर किया पीछे अपनी काबीना के ऊपर। कहता है ये काबीना, इस लेवल की काबीना, इतनी एजुकेटेड, इतनी एक्सपीरियंस काबीना अमेरिका में मौजूद नहीं है। हाँ। जिस तरीके से ये डील कर रहे हैं कनेडियंस, वो इस चीज का सबूत देती है कि ये रिएक्शनरी नहीं है। ये अपना टाइम लेके सब चीजों को जांच के बड़े इत्मीनान से और बड़े तहम्मुल से ये डिसीजंस ले रहे हैं। और इसका बेसिकली एक बुनियादी चीज ये है कि ये मेरिट बेस्ड सोसाइटी है, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। मार्क कार्नी ने खुद ही ना सिर्फ पीएचडी की अपनी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर ऑक्सफोर्ड से, ओके। मगर जो उसने फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की और वो जिस तरीके से बढ़ा कनेडियन इकोनॉमी को, उसने प्रिजर्व जो किया 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, क्रैश आया जी। था अमेरिका के अंदर, तो कार्नी उस वक्त लगाया जाके बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर, और स्टीफन हार्पर ने लगाया। तो इसका बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस है, रिएक्शनरी नहीं है। ये हर चीज को जांचते हैं, नापते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए वो पॉइंट आउट कर रहा है कि ये कैबिनेट अमेरिका में नहीं है, अमेरिका कनाडा नहीं, और कनाडा कभी अमेरिका नहीं नहीं हो बन सकता। सकता। अब ये इस हद तक बात सही है, एक हद तक, लेकिन जो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप डाल रहा है बिल्कुल। ये अपने तड़ियों से, धमकियों से, इस इकोनॉमिक तिजारती जंग से, तो वो ऑब्वियसली फाउंडेशंस को शेक तो कर रही हैं। और इसीलिए ये पूरा जो रिस्पॉन्स है कि अगर तुम हम पे टैक्स डालोगे तो हम रेसिप्रोकेट हम भी करेंगे। डालेंगे अगर टैक्स, बिल्कुल। अमेरिका, फॉर एग्जांपल, हम ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर हैं, यहां पे लकड़ी, लंबर ब्रिटिश कोलंबिया से अमेरिका जाती है, अमेरिका में प्रोसेस होकर दोबारा आती है और फिर यहां से शिप होती है। इसी तरीके से अमेरिका से यहां पे स्टील आती है, प्रोसेस होती है, वहां पे जाती है। तो एक बहुत ही इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका के अंदर अब उन्होंने अपने सर पे एक इरादा कर लिया है कि जी हमने जंग करनी है, हमने लेना है जिस तरीके से लेना है, 100 गुना माफ, तो यहां पे अब अपनी डिफेंसेस को वो मजबूत कर रहे हैं। फेडरल लेवल पे मार्क कार्नी के आने से जो प्रोविंशियल लीडरशिप है, जैसे डेविड ईबी है यहाँ का, आप कह लें गवर्नर, प्रीमियर कहते हैं यहाँ पे कनाडा के अंदर, तो वो अपनी पोजीशन और मजबूत कर रहा है। और ये अब एक यूनिसन के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल डिमांड हो रही है क्या जो इंटर प्रोविंस रुकावटें थी ट्रेड के अंदर, उनको हटाया जाए मजीद, अमेरिका के साथ और अपने आप को फोर्टिफाई किया जाए टैरिफ्स के थ्रू, और मार्केट्स को एक्सेस किया जाए, उनको ओपन किया जाए। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, उनके साथ एक इकोनॉमिक कॉम्पैक्ट बन सकता है। इसी तरीके से लैटिन अमेरिका मेक्सिको के साथ, क्योंकि नाफ्टा तो अब नल एंड वॉइड हो चुका है, जो नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, बिल्कुल। तो कनाडा शायद मेक्सिको के साथ भी कोई नया मुआहिदा करे जो बाईपास कर सके
ये अमेरिका के साथ अमेरिका जो ये तिजारती जंग है इसको, इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है यहां पे। जी चाइना ने कनेडियन फिश प्रोडक्ट्स के ऊपर और सालाना यानी मैं 3 या 4 अरब डॉलर की फिश प्रोडक्ट्स चाइना इंपोर्ट करता है कनाडा से, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाने की बात कर दी है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी खराब है। कनाडा ने भी अमेरिका की लीड लेते हुए चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, तो एक और तिजारती जंग छिड़ी हुई है उधर। और कनाडा ने इन टैरिफ से पहले चाइना के ऊपर और चाइनीज गाड़ियों के इंपोर्ट के ऊपर, ईवीज के ऊपर एडिशनल ड्यूटीज भी लगाई थी। तो सवाल ये बनता है कि अमेरिका के साथ ये ताल्लुकात खराब होने के बाद क्या कनाडा चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेगा? बहुत बड़ा बहुत सारे सवाल है। सवाल आते हैं वैस, और डेफिनेटली कनाडा शायद इतना रजिस्टर नहीं होता दुनिया के अंदर जितना फॉर एग्जांपल अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सब ममालिक होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बॉर्डर अमेरिका का, बिल्कुल लॉन्गेस्ट रनिंग कनाडा बॉर्डर से। कनाडा के साथ है, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो आएगा, स्पेशली अगर ट्रम्प की ये तड़ियां और बिल्कुल। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो पर तनकीद की जाती थी महंगाई के हवाले से और इसके अलावा इमिग्रेशन के हवाले से भी, कि इमिग्रेशन को बहुत उन्होंने ओपन कर दिया है। इस हवाले से भी मार्क ने कोई बात की? एक आपको मैं बड़े मजे की बात तो नहीं, बड़ी एक चौंका देने वाली बात है। जी ब्रिटिश कोलंबिया से एक खातून एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वुमन, मेरे ख्याल से इन 30s, वो अमेरिका में ट्रेड कर रही थी अपने प्रोडक्ट को, जो उनका स्टार्टअप था, जो भी कंपनी थी, उसको पिच कर रही थी। वो एक शो के अंदर भी आई, रियलिटी टीवी, शार्क अच्छा। टैंक की तरह शो नहीं होते, जी 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 जी। एक ऐसा शो की रिकॉर्डिंग हुई और शी डिडंट गेट थ्रू, उनका प्रोडक्ट या बिजनेस एक्सेप्ट नहीं हुआ उसके अंदर। ओके। उनका वीजा एक्सपायर हो रहा था। अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है या आप कनेडियन हैं, वहां पे रह रहे हैं, तो आप एंटर एग्जिट तो कर सकते हैं, मगर जी आपने अगर काम करना है तो उसके लिए आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। उनके पास वीजा था, वो एक्सपायर हो रहा था, तो उनको टेक्निकली कंट्री एग्जिट करके फिर एंटर एंटर करना होना था। था। ओके। तो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू कनाडा और यहां से दोबारा एंट्री करके वो दोबारा जाती, उन्होंने डिसाइड किया वो मेक्सिको जाए, क्योंकि वो एलए में थी या कैलिफोर्निया में कहीं, वो मेक्सिको जाए और वहां से री एंटर करें अपना वीजा रिन्यू करने के सही। लिए। तो वो गई मेक्सिको, मेरे ख्याल से तिवाना या कहीं वो एंटर किया। और जब वो दोबारा एंटर कर रही थी मेक्सिको से अमेरिका, तो उनको बॉर्डर पे अमेरिकी बॉर्डर एजेंट से रोका। और फिर जो आइस इमिग्रेशन सर्विस है, जो अब जी बहुत एक्टिवेट हो गई है, ये हमने न्यूयॉर्क के अंदर भी देखा, खलील जो महमूद महमूद, खलील जी। जो पैलेस्टीनियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट था अमेरिका का। तो खैर, ये खातून आइस आई, उनको पकड़ा, हैंडकफ्स डाले और अंदर लेके चले गए। ओहो। और 3-4 दिन तक उन्हें अंदर रखा गया, जेल में। कोई वो नहीं। तो बेसिकली इसके अंदर एक पॉलिटिकल और ये टेंशन अब इतने एस्केलेट कर रहे हैं इतनी तेजी से कि अमेरिका, अब ये भी लोग यहाँ पे एक मजाकिया तौर पे कह रहे हैं कि कुछ लोग कि कहीं इन्वेजन ही ना कर ले, ऐसा नहीं होगा। मेंटली कर बट लिया है उन्होंने। अमेरिका के अंदर बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है, और वो जितने भी कॉन्सेप्ट थे, प्रीसेप्ट थे, आइडियाज थे कि जी अमेरिका कनाडा की दोस्ती, पीस आर्च, ये सब चीजें अब माजी का हिस्सा हो चुकी हैं। ये एक नई शुरुआत है, ये एक नया अमेरिका है। नई और ये जंग। एक ऐसा अमेरिका है जो जिसको लिहाज, यानी क्या कहते हैं उसे, टेक्निकलिटीज में नहीं फंसा रहेगा। अब आप देखेंगे कि ये बहुत एग्रेसिवली अपने आप को एक्सर्ट करेगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो कनाडा के साथ हो, चाहे वो एंटी इजराइल सेंटिमेंट के साथ हो, जी चाहे वो यूनिवर्सिटीज जो अलाउ करती हैं डिसेंट इस लेवल के ऊपर उनके साथ हो। तो जंग छिड़ी हुई है हर फ्रंट पे, मगर कनाडा के अंदर एक मुस्तहकम और एक यूनाइटेड फ्रंट इमर्ज हो रहा है। कनेडियंस को बहुत प्राइड भी है। तकरीबन 30% कनेडियन पोलिंग के थ्रू कहते हैं कि हमें अमेरिका के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन बाय एंड लार्ज, यानी 60 से 65% कनेडियंस कहते हैं कि नहीं, हम कनेडियन हैं और हम डिफेंड करेंगे अपनी इकोनॉमिक सॉवरेंटी को और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, सही। चाहे जो भी टर्म कहे। और अब देखना होगा किस तरीके से ये चीज प्ले आउट होती है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है।
अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, अच्छा, अभी आपने बात की प्रो इजराइल सेंटिमेंट की, और ये कि अगर हम अमेरिका को देखें तो जो प्रो पैलेस्टाइन से जो वॉइसेस हैं उनको तो बहुत बुरे तरीके से दबाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट हमने देख लिए, गिरफ्तारियां देख ली हमने। कनाडा में इतना ऐसा मसला नहीं है। कनाडा में मैंने देखा वहाँ पर प्रो पैलेस्टाइन जो है वो वॉइसेस हैं भी, प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है। तो इस हवाले से जो मार्क कार्नी हैं उनके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो की एक तकरीर आई थी सामने, वो तो कह रहे थे कि जी मैं तो जायनिस्ट हूँ। तो मार्क क्या कहते हैं? अच्छा, वो तकरीर जो थी वो कुछ साल पहले की तकरीर थी, बाय द वे। अच्छा। अक्टूबर 7 से पहले की ये तकरीर रिकॉर्ड हुई थी और इसको अभी रिलीज किया गया। क्यों रिलीज किया गया, क्या उसके मकासद थे, ये हमें नहीं पता। लेकिन कनाडा के अंदर भी एक बहुत सेल्फ सेंसरशिप और एक बहुत हैवी और कंसर्टेड एफर्ट है कि सप्रेस करने का ऐसे कंटेंट को जो इजराइल मुखालिफ हो या इजराइल अच्छा। की तनकीद करे। यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी प्रेशर मौजूद है, उस तरीके का प्रेशर नहीं जितना अमेरिका के अंदर है, मगर यहां पे भी वही फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, हम कंजर्वेटिव पार्टी की बात करते हैं, पियर पॉलियव की बात करते हैं, जी। तो उसके भी यही आइडियाज हैं कि अगर इसराइल के ऊपर तनकीद हो रही है तो वो दहशतगर्दी है, कि फ्री स्पीच का वो कॉन्सेप्ट उधर आके खत्म हो जाता है। हाँ। हैविंग सेड दिस, और पियर पॉलियव और कंजर्वेटिव पार्टी ने यह भी कहा था कि हम सीबीसी को खत्म कर देंगे अगर हम इक्तदार में आए। अब सीबीसी क्राउन कॉर्पोरेशन है, इनका पीटीवी है, आप कह लें बिल्कुल। द लैक ऑफ बेटर वर्ड। तो पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी कार्नी की ओहदा लेने के बाद, तो उसके अंदर फ्रेंच, क्योंकि सीबीसी के अंदर अंग्रेजी सर्विसेज भी है और फ्रेंच सर्विसेज भी है, तो रेडियो कनाडा फ्रेंच सर्विसेज की एक रिपोर्टर थी, उसने सवाल पूछा कार्नी से कि जी आपका क्या इंट्रोड्यूस करा है कि मैं यहां से हूं, और सवाल पूछा तो कार्नी ने जवाब देने से पहले कहा कि अच्छा, आप सीबीसी रेडियो कनाडा से हैं, आपके ऊपर बहुत प्रेशर भी पड़ा है और मेरे मुखालिफों ने यह भी कहा है कि वो आपको बंद कर देंगे, लेकिन आप बहुत एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं अच्छा। और मैं अपनी पूरी आपको अपनी हुकूमत की सपोर्ट और हमदर्दी सीबीसी के साथ है। गुड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहां पे इजहार ख्याल को या फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल फर्स्ट अमेंडमेंट डिफेंड करता है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ऊपर जो असॉल्ट लगा हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रूडो ने और उसकी हुकूमत ने एक खामोशी अपनाई हुई थी जब इजरायली बर्बरियत शुरू हुई, ये अक्टूबर 7 के वाकयात, हमास अटैक के बाद। जी। कार्नी के ने आके विजिबली इस बात के ऊपर के सीबीसी को सपोर्ट करना या मीडिया वॉइसेस सपोर्ट करना, तो वो एक सिग्नल दे रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज सही हो जाएगी, सब चीजें हाँ। बेहतर होंगी, क्योंकि याद रखें ये पूरा यानी कनेक्शंस हर जगह पे हैं। अगर अमेरिका के अंदर आग लगी हुई है, वो कनाडा के अंदर ही पहुंचेगी। जो एल्गोरिदम्स अमेरिका के अंदर ये नफरतें फ्यूल कर रहे हैं, वही एल्गोरिदम्स कनाडा के अंदर भी पाए जाते हैं। ओके। यानी एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया जी। एक एनवायरमेंट है, एक, तो उसके अंदर उन आइडियाज को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते और अपनी उम्मीदों को आप ऊपर नहीं कर सकते। स्पेशली इस वक्त कनाडा के अंदर एक इकोनॉमिक प्रेशर और एक इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है। यहां पे इमिग्रेशन का इशू बहुत वाजे हो गया था पिछले कुछ साल में, स्पेशली पैंडेमिक के बाद, जब जस्टिन ट्रूडो ने ये इंडियन इमिग्रेशन खोली और बहुत ज्यादा लोग आए तकरीबन थे। एस्टिमेटेड 2 मिलियन या 2.5 मिलियन इमिग्रेंट्स आए, जिसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन इंडियन थे। और उसके बाद जाने से पहले, अभी कुछ ही महीने पहले, रूल्स को चेंज कर दिया गया क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा था, एक रिसेशन का भी खतरा था। जी। तो उन्होंने कहा कि जी हम अब अगले 2 साल तक एक मॉरेटोरियम डाल रहे हैं इमिग्रेशन के ऊपर, कि जो भी यहाँ पे आया हुआ है स्टूडेंट वीजा पे या किसी और वीजा पे, वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को और इमिग्रेंट्स को डिस्काउंट कर दिया। यानी इस हुकूमत ने, इस मुल्क ने 4 साल उनकी सर्विसेज को यूज किया और फिर कहा कि जी हम तो आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं दे सकते, आप अपना कहीं और जाके इंतजाम कर लें। तो ये सब प्रेशर्स मौजूद हैं सोसाइटी के ऊपर, ये कहीं जा नहीं रहे ये प्रेशर्स। अब एक एडेड प्रेशर है ट्रम्प का, वो भी कहीं नहीं जा रहा। अब उसके बाद एक और प्रेशर है इजराइल और ये फलस्तीन इशू का, वो भी वो भी कहीं कहीं नहीं नहीं जा जा रहा। रहा। तो इन सब प्रेशर्स के ऊपर कार्नी किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसकी कैबिनेट किस तरीके से परफॉर्म करती है, इलेक्शंस अगर होते हैं
तो कनेडियंस किसको अपना वोट देते हैं, वो क्या रास्ता डिसाइड बड़ा करते सवाल है हैं, ये सब सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास फिलहाल मौजूद नहीं है वैसा। फाइनली जो ऑपोजिशन लीडर है पियर पोलियर, उसकी भी आपने बात की, उसका क्या रिएक्शन है मार्क कार्नी के वजीर आजम बनने पर? पियर पोलिएव कह रहेगा कि मार्क कार्नी एक जस्टिन ट्रूडो का रिफाइंड वर्जन है। अच्छा। और फुल ऑन अटैक के ऊपर चला गया है, मगर वो भी अपने आप को थोड़ा अनसर्टन पोजीशन में इसलिए पा रहे हैं क्योंकि लोग देखते हैं पियर पोलिएव को, कहते हैं यार ये तो कुछ अर्से पहले अपने आप को ट्रंप प्रोजेक्ट कर रहा था कि मैं कनेडियन ट्रंप कनाडा का ट्रंप, क्या हाँ। हमें एक कनेडियन ट्रंप चाहिए? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, मगर एट द सेम टाइम वो उसके अटैक मोड ऑन है। वो कह रहेगा कि कोई तब्दीली नहीं आई, और बेसिकली इन्होंने अपने आप को टाइम बाय किया। ट्रूडो ने स्टेप डाउन करके लिबरल्स को रीऑर्गेनाइज करने का टाइम दिया। ये सब टोपी ड्रामे थे, आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये पियर पोलिएव का मौकफ है। उसने कहा कि जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस ट्रूडो गवर्नमेंट ने कंटिन्यू क्रिएट की, कर दी है। मार्क कार्नी भी वही सब कुछ करेगा। और उनकी स्टैंडिंग और क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को डाउन प्ले करने की भी कोशिश की पियर पोलिएव ने, कहते हुए कि कोई नई तब्दीली नहीं आएगी अनलेस कंजर्वेटिव पार्टी को दोबारा अंदर लेके आया जाए। तो ये उनका मौकफ था। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे कनाडा से, और कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के हवाले से बातचीत हो रही थी। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।